Hello students, once again I welcome you in Figures of Speech for Beginners Part 2. Here in this video we are going to discuss the remaining figures of speech that are generally used in the pieces of literature. So we are going to start our video with the use of pun. Pun is a play on words. Students, pun शब्दों का खेल है. दो तरह से हम पन का यूज़ कर सकते हैं. पन हिंदी में हमने श्लेष अलंकार पढ़ा है. ये एक शब्दों का खेल है. हियर वन वर्ड हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स. कई बार एक सेंटेंस में ऐसा होता है कि एक शब्द होता है जिसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं और वो दोनों ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने दूसरा मीनिंग लगाया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. और टू वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन. या फिर कई वर्ड्स ऐसे यूज हो जाते हैं जिनमें दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग स्पेलिंग्स होती है, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन होता है. तो आप जब उसे बोल रहे होते हो तो सामने वाले को ये समझ नहीं आता है कि आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो. तो फर्स्ट टाइप वो है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हो, सामने वाला सुनने वाला जो होता है वो उस वर्ड को किसी और ही तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है दूसरे मीनिंग से. या फिर कई बार आप जब बोल रहे हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन दूसरा वर्ड भी हो सकता है दूसरे मीनिंग के साथ, तो सामने वाला पर्सन वो उस मीनिंग को ले सकता है. तो ये सारा जो है मीनिंग कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और हमारे सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमर क्रिएट होता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर. लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर. लाइफ लिवर पे डिपेंड है. लिवर फर्स्ट वन लिवर होता है हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन. ऑब्वियसली हमारी लाइफ लिवर पर डिपेंड होती है. इफ आवर लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन आवर लाइफ इज़ इन डेंजर. और सेकंड क्या होता है लिवर. लिव मतलब जीना और लिवर यानी जीने वाला. ऑब्वियसली लाइफ जीने वाले पर डिपेंड होती है, वो उसे कैसे जिएगा, हंस के जिएगा या रो के. तो यहाँ दो मीनिंग्स निकले. लाइफ लिवर पर डिपेंड करती है. अभी सामने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसे कैसे समझ रहा है. दूसरा लाइक आई वॉन्ट टू सेल माई सेल. सेल माई सेल, SELL सेल बेचना. CELL सेल जो होते हैं वो मोबाइल को भी हम कह सकते हैं. एंड सेल बैटरी सेल्स जो होते हैं वो भी हैं. एंड सेल जो हमारा कोशिका वगैरह होती है वो भी है. तो सेल एंड सेल दो वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स एज वेल एज डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन एक सेंटेंस में यूज हुआ. अब वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा वो उसको मीनिंग को कैसे समझता है. तो पन जो है दैट इज ए प्ले ऑन वर्ड. शब्दों का खेल है. शब्दों का इस तरह से यूज़ कि आपका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है और एक तरह से सेंटेंस में ह्यूमर क्रिएट होता है. सेकेंड नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन स्टूडेंट, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट. सिंपली दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज होते हैं साइड बाय साइड. जैसे कि ओल्ड एंड चाइल्ड. अगर ओल्ड चाइल्ड कहा जाए तो ये ऑपोजिट वर्ड्स है. दिस इज ऑक्सीमोरन. द कॉमन ऑक्सीमोरन फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव प्रोसीडेड बाय अ नाउन विद कंट्रास्टिंग मीनिंग्स. यस, एक एडजेक्टिव होता है और बाद में होता है एक नाउन. तो इसका मीनिंग जो होता है वो एक आर्टिस्टिक मीनिंग क्रिएट होता है. जैसे कि कहा जाए क्रूएल काइंडनेस. क्रूएल है तो काइंड नहीं हो सकता, काइंड है तो क्रूएल नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन दो वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए. एंड लिविंग डेथ, जैसे हम कह सकते हैं क्लियरली डाउटफुल. तो क्लियरली डाउटफुल जो वर्ड्स हुए, क्लियर है तो डाउटफुल नहीं होगा, डाउटफुल है तो क्लियर नहीं होगा. तो कई बार लिटरेचर में कई जगह हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहाँ आपके मीनिंग को एनहेंस करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए पोइट को इस तरह से यूज़ करने पड़ते हैं दो ऑपोजिट वर्ड्स. तो वो कहलाता है यूज ऑफ ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट हमारे पास है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ. पैराडॉक्स एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें आपका जो स्टेटमेंट होता है वो अपने आप को ही ऐसे लग रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब विरोध. मतलब सरफेस लेवल पर जब हम उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है. इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम पैराडॉक्सिकल कहते हैं. लेकिन जब हम उसको डीपली एनालाइज करते हैं तो यस उसमें फील होता है कि लॉजिक है और ये वास्तव में सच है. जैसे कि आपके सामने कहा जाए चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. तो हाउ कैन अ चाइल्ड बी अ फादर ऑफ मैन. एक बच्चा जो है मैन का फादर कैसे हो सकता है. मैन होता है बच्चे का फादर. तो ये सेंटेंस हमें बेसिक लेवल पर देखने में गलत लग रहा है. लेकिन एक्चुअली अगर इसके निहितार्थ को हम देखते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग को देखते हैं, जैसे कि मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच में लिटरल मीनिंग नहीं बल्कि इम्प्लाइड मीनिंग देखा जाता है. तो चाइल्ड जो होता है एक्चुअली बचपन, चाइल्डहुड जो होती है वो एक ऐसी एज होती है जो इंसान की पूरी नींव रखती है. उसका मैनर्स, तौर तरीके, बिहेवियर सब उसी एज में जो है वो ईजाद होते हैं और वो उसी टाइप से चलते हैं. वो बड़ा होकर किस तरह का मैन बनेगा
वो चाइल्डहुड में ही डिसाइड होता है। इस तरह से चाइल्डहुड एक्चुअली कहा जाए तो मैन के लिए फादर का ही काम कर रहा है, क्योंकि फादर क्या करता है, परवरिश, संस्कार डालना, यही सब काम होते हैं। तो चाइल्डहुड ही मैन को बनाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यस, जो बच्चा है वही मनुष्य का पिता है, क्योंकि बचपन में ही डिसाइड होता है कि वो मनुष्य कैसा बनेगा। मनुष्य को बनाना है, बिगाड़ना है, ये काम बचपन में ही हो जाता है। तो इस तरह से जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो ये हमें एकदम सही फील हो रही है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कह सकते हैं इसको, लेकिन जब एनालाइज किया तो ये सच साबित हुआ। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोली। हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूज द एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन होते हैं अतिशयोक्ति। रिटोरिक डिवाइसेस में, फिगर्स ऑफ स्पीच में कई बार हम इसको ऑक्सिस भी कहते हैं। ऑक्सिस में क्या होता है, हम किसी बात को सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू गिव एम्फेसिस और स्ट्रेस, अपनी बात पर जोर देने के लिए हम उस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो वो कहलाता है हाइपरबोली, एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति। ओवर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको हम। इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, सिर्फ अपनी बात पर स्ट्रेस दिया गया। जैसे कहा गया कि उसने तो रो रो कर नदियाँ बहा दी, तो ऑब्वियसली कोई इतना नहीं रोता जिससे कि नदियाँ बह जाए, लेकिन मीनिंग क्या हुआ कि यस, वो बहुत ज़्यादा रोया जिससे कि आंसुओं की नदियाँ बह गई। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं तो इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को भी खा सकता हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ खा सकता हूँ, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है। तो ये कहा गया मैं एक हॉर्स को खा सकता हूँ, तो ये हुआ हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूजन। Allusion is a brief or indirect reference to a person, place, thing or idea of historical, cultural, literary or political significance. It does not describe in detail the person or thing to which it refers. In short, अगर एक पोइट, एक राइटर कुछ लिख रहा है, उसमें एक इनडायरेक्ट रेफरेंस आता है, डायरेक्टली नहीं, सिर्फ एक लाइन में कोई कंपैरिजन के लिए या किसी और पर्सन और पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम आ जाए, किसी हिस्ट्री से, कल्चर से, लिटरेचर से, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का कोई भी नाम आ जाए, जिसका उस वर्क से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ कुछ न कुछ इलस्ट्रेट करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया गया, तो वो एल्यूजन कहलाएगा। अगर वो वर्क उसी के बारे में है तो वो एल्यूजन नहीं है, वो बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए उस वर्ड का यूज़ किया गया, किसी प्लेस का या किसी पर्सन का, किसी थिंग का, तो हम उसे एल्यूजन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने रोमियो जैसे बिहेव मत करो। अब ऑब्वियसली हम ये कह सकते थे कि रोमियो की तरह, यानी कि एक लवर की तरह, एक आशिक की तरह बिहेव मत करो, बट ये कहा गया रोमियो। तो रोमियो इज अ रेफरेंस टू शेक्सपियर्स रोमियो, अ पैशनेट लवर ऑफ जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एक्चुअली क्या है, दैट इज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्ले में यूज हुआ एक कैरेक्टर है, तो रोमियो एंड जूलियट में। तो यहाँ इनडायरेक्टली हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए हिस्ट्री से, किसी ड्रामा से, किसी दूसरे वर्क से हमने एक कैरेक्टर का मेंशन किया, तो दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। तो एल्यूजन इस तरह से एक वर्क में, आपके एक वर्क में जब दूसरे वर्ड थिंग्स का, पर्सनस का मेंशन होता है, तो ये एल्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है राइम स्कीम, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोइट्री में, हर पोएम में मोस्टली राइम स्कीम या तो होती है और कुछ पोएम्स में नहीं होती, जो ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स में होती है। तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि राइम स्कीम क्या होती है। अ राइम इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएम्स और सॉन्ग्स। पोएम्स में या सॉन्ग्स में क्या होता है, लाइन का जब एंड होता है तो उसमें एक वर्ड आता है, और सेम नेक्स्ट लाइन में या उससे नेक्स्ट लाइन में या उससे नेक्स्ट लाइन में सेम साउंड का वर्ड आ जाए। सेम वर्ड नहीं होना चाहिए जिसकी साउंड, जिसके मतलब वॉवेल साउंड सेम हो, तो इसको हम राइम कहते हैं। राइम इज अ टूल यूटिलाइजिंग रिपीटिंग पैटर्न्स दैट ब्रिंग रिदम और म्यूजिकलिटी टू पोएम्स। पोएम में रिदम या म्यूजिकलिटी इसी से आती है। दिस डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम प्रोज विच इज प्लेन। और पोइट्री और प्रोज का डिफरेंस यही होता है, प्रोज में राइम स्कीम्स नहीं होती, पोइट्री में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं नर्सरी राइम ले रही हूँ यहाँ इलस्ट्रेट करने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि राइम स्कीम निकालती कैसे है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हमने फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखा स्टार, और सेकेंड लाइन का भी लास्ट वर्ड देखा आर। तो स्टार आर साउंड सेम है, वर्ड सेम नहीं है बट साउंड सेम है,
तो हम राइम स्कीम क्या निकालते हैं, जब हमने स्टार यानी जो हमारी पोएम की सबसे पहली लाइन होती है उसकी लास्ट वर्ड को हम हमेशा ए नाम देते हैं। अब आर अगर उसी के जैसा है तो हमने इसे नाम दिया ए, अगर आर की बजाय होता हाई तो स्टार और हाई एक जैसे नहीं हैं, तो हाई क्या होता बी। तो लास्ट वर्ड की राइमिंग देखी जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम एक राइम पैटर्न को डिसाइड करते हैं। जब लास्ट के वर्ड सेम साउंड के हो, सिमिलर साउंडिंग हो, या फिर दो दो लाइंस जो होती है या दो ऑल्टरनेटिव लाइंस जो होती है उसमें राइमिंग हो रही हो, तो आप इस तरह से राइम स्कीम को डिसाइड कर सकते हैं कि और फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोइट ने कौन सी राइम स्कीम वहाँ यूज़ की है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल राइम। राइम का ही एक टाइप होता है इंटरनल राइम। वो जो हमने पहले पढ़ी वो एंड राइम होती है। और एंड क्यों होती है, क्योंकि वो लाइन के एंड में होती है। और इंटरनल राइम इज अ पोएटिक डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज मेट्रिकल लाइन्स इन विच इट्स मिडिल वर्ड एंड इट्स एंड वर्ड्स राइम विद वन अनदर। यहाँ क्या होता है कि इसके बीच का वर्ड, बीचों बीच का वर्ड और एंड वाला वर्ड एक ही लाइन के अंदर, वहाँ दो लाइन्स में होती थी, यहाँ एक ही लाइन के बीचों बीच वर्ड जो है और जो एंड वाला वर्ड है वो एक दूसरे से राइम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडिल राइम। उसे हम एंड राइम कहते थे, यहाँ हम इसे मिडिल राइम कहते हैं सिंस इट कम्स इन द मिडिल ऑफ लाइन्स। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइन के मिडिल्स में आती है। जेनी वुड गो इन ए डोमिनो वाइल आई अटेंडेड क्लेड इन ए स्प्लेंडेड। तो गो एंड डोमिनो ओ साउंड, देन अटेंडेड स्प्लेंडेड, तो अटेंडेड स्प्लेंडेड सिमिलर साउंड। तो ये कहलाती है इंटरनल राइम या मिडिल राइम। और एंड राइम्स थी जो राइम स्कीम लास्ट में आती थी। तो अगर लाइन्स के एंड वर्ड्स राइम करें तो दैट इज़ द एंड राइम, एंड लाइन के मिडिल वर्ड्स जो आपके राइम करें तो दैट इज़ इंटरनल राइम। नेक्स्ट है इन्वर्जन। Inversion refers to the reversal of the syntactically correct order of subjects, verbs or objects in a sentence. This type of inversion is also known as anastrophe from the Greek word to turn back. इन सिंपल अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, हर तरह की लैंग्वेज का अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एक सिंटेक्स होता है और ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग उस सिंटेक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट कई बार क्या होता है कि पोइट जो है अपनी पोइट्री को अच्छा बनाने के लिए या फिर एक आर्टिस्टिक इफेक्ट, एक राइम का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उस ग्रामेटिकल ऑर्डर को पलट देता है। और इस तरह के करेक्ट ऑर्डर को रिवर्स कर देना, पलट देना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। लाइक शॉक्ड आई वॉज, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये क्या होना चाहिए, आई वॉज शॉक्ड, लेकिन पोइट ने यूज़ किया शॉक्ड आई वॉज। टुमारो विल कम द डिसीजन, सिंपल स्ट्रक्चर कहता है टुमारो द डिसीजन विल कम, लेकिन यहाँ यूज हुआ टुमारो विल कम द डिसीजन। तो लाइन को, सेंटेंस को, पोएम को थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच देने के लिए ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पोएटिक लाइसेंस। Poetic license involves the departures of facts or even rules for language in order to create a different effect, usually dramatic, for a piece of work or speech. Poetic license अगर हम सिंपल पढ़ते हैं तो पोइट्स जो होते हैं, ऑथर जो होते हैं, उन्हें एक लिबर्टी होती है कि वो दिए गए फैक्ट्स या रूल्स जो होते हैं लैंग्वेज के, उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे मूवीज़ में भी होता है कि अगर कोई रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी होती है तो उसमें भी डायरेक्टर जो होता है थोड़ा अपना टच दे देता है, उस स्टोरी में कुछ चीज़ें जो है वो इमेजिनेशन से डाल दी जाती है ताकि ड्रामेटिक इफेक्ट और अच्छा बने, तो वो भी पोइटिक लाइसेंस है। कई बार लाइन्स में जो है राइमिंग करने के लिए वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज कर दिया जाता है, तो वो भी जो है वो पोइटिक लाइसेंस है। पोइट्स के पास जो लिबर्टी होती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फैक्ट्स को मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, वो कहलाती है पोइटिक लाइसेंस। जैसे कि टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है उसमें पोइट ने यूज़ किया है एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ रियलियो ट्रूलियो कुछ और नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रियली एंड ट्रूली। तो उनको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को एनहांस करने के लिए पोइट ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव सीन सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस लाइक पन जो है प्ले ऑन वर्ड्स है, वन वर्ड टू मीनिंग्स और टू वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स।
देन हाइपरबली, हाइपरबली एग्जेजरेशन होता है, अतिशयोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहलाना। एल्यूजन जो होता है वो आपका रहेगा किसी और वर्क से, हिस्ट्री के, कल्चर से, पॉलिटिक्स से किसी कैरेक्टर को इनडायरेक्टली लेना, उसके बारे में और कुछ मेंशन नहीं करना, सिर्फ उसका नेम जो है हम ले रहे हैं किसी कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन राइम स्कीम, राइम स्कीम में एंड वर्ड्स अगर राइम करते हैं तो वो आपकी राइम स्कीम कहलाती है। देन इंटरनल राइम, मिडिल वर्ड और एंड वर्ड अगर राइम कर रहे हैं तो वो इंटरनल राइम कहलाएगी। देन इन्वर्जन, इन्वर्जन अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पलट दिया जाए तो वो इन्वर्जन है। एंड देन पोइटिक लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो है पोइट्स को फ्रीडम है कुछ फैक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने की, दैट इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर बिगिनर्स एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट to explain everything to you, but still if you find something difficult that you are not able to understand, please comment below so that I can explain this in the further video. So I hope you have liked the video. Please subscribe to my channel so that whenever you get a new video you will be notified. So by the time I come with the next video, please keep learning, enjoying literature. All the best. Thank you.